अस्सलाम वालेकुम सबको। आज के लेक्चर में आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। अगर आपने काम किया है, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, फंडामेंटल एनालिसिस को लेके अगर आपने कुछ चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश की है या हिस्ट्री में जाके कुछ चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश की हैं, तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके जहन में इस टाइम अभी होंगे, आई नो होंगे, जो कि वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली उन्होंने रिजॉल्व भी होना है। जो मैं पहले कर सकता हूँ वो डेफिनेटली मैं पहले करूँगा, और उनमें से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो आज बड़े अच्छे तरीके से आपके जहन से निकलने वाला है। याद है मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में न्यूज़ ट्रेडिंग या फंडामेंटल्स को लेके आपको एक बात कही थी कि अभी से स्टार्ट करो और अभी से देखना शुरू करो कि आगे मार्केट के हालात कैसे डेवलप होते हैं और अभी प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की हिस्ट्री देखते हो और कोई न्यूज़ की हिस्ट्री देखते हो और हिस्ट्री में चार्ट पे जाके उस करेंसी के उस न्यूज़ के डाटा को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। एग्जांपल ऐसे है कि ना, आपने देखा कि एक सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किए। यूएसए की बात कर लेना, वो कब से 2022 मार्च से कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए थे, ऐसे ही है। तो अब आप उनके पूरे एक हाइकिंग साइकिल देखते हो कि अब इन्होंने हर मीटिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप चले जाते हो हिस्ट्री पे जाके देखते हो कि जी चार्ट के ऊपर कैसे अफेक्ट आया। तो हो सकता है, मैं यूएस डॉलर की बात नहीं किसी और करेंसी की भी बात करूँ ना, तो हो सकता है आपने देखा हो कि वहाँ पे मीटिंग बाय मीटिंग, मंथ बाय मंथ वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो करेंसी नीचे गिरती जा रही थी, वीक होती जा रही थी। मतलब ऐसे है कि अगर यूएस डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और आगे 3 4 5 महीने जो इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग होते रहना चाहिए। और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब क्या है, यूरो यूएसडी का पेयर नीचे आएगा। आप हिस्ट्री में जाके देखते हो कि यूएस डॉलर तो स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लेकिन यूरो यूएसडी का पेयर नीचे वो आने की बजाय ऊपर जाता जा रहा था। मतलब ओवरऑल जो डॉलर है वो वीक होता जा रहा था। अब ये क्या बकवास है, इतनी बड़ी न्यूज़ कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, हाइकिंग साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो अब यहाँ पे ये क्या सीन चल रहा है। डेफिनेटली आपने काम किया होगा, हिस्ट्री को पढ़ा होगा, कुछ अपना मेहनत की होगी यार, तो आपके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी पैदा हुए होंगे। आपका आज ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से रिजोल्व होने वाला है, आपको इसका आंसर मिलने वाला है। अच्छा, पहले तो ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया था। जस्ट अ सेकंड यार। प्राइस्ड इन और प्राइस्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर मार्केट ने ऑलरेडी एक चीज़ को प्राइस इन कर लिया हुआ है अपने अंदर कि यार ये सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने वाला है, और मीटिंग आती है और वो अपना इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा लेते हैं, तो करेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। जब ये अनाउंसमेंट बनी थी या जब मार्केट का सेंटीमेंट बना था कि 50 का रेट बढ़ने वाला है, वो करेंसी ने उसी टाइम उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया होगा, उसके हिसाब से वो ऊपर उठ गई होगी। मार्केट में एक दूसरा बहुत ही इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो काम करता है, इसको याद रखना, लिख लो इसको अपने पास कहीं पे। उसको कहते हैं बाय द रूमर सेल द फैक्ट। रूमर क्या होता है? अफवाह। जब कोई अफवाह फैले तो तब ही बाय कर लो, और जब फैक्ट आ जाएगा, हकीकत आ जाएगी आपके सामने, तब बेशक उसको सेल कर देना। मार्केट मेरे भाई इसी रूल के ऊपर चलती है, फंडामेंटल एनालिसिस इसी रूल के ऊपर चलता है।
इनफैक्ट मार्केट में हल्की सी एक अफवाह आने की देर होती है। अब मैं आपको बता चुका हूँ ग्रीड क्या होता है, ये फैक्टर्स कैसे काम कर रहे होते हैं। तब देखो प्राइस मूव करती है किसी वजह से, ठीक है, कोई भी वजह बनी तो प्राइस ऊपर गई। अब पहले तो प्राइस उस वजह की वजह से ऊपर जा रही थी, अब इस ऊपर जाती हुई प्राइस को देख के लोगों ने जो बाय करना शुरू किया, अब प्राइस उस वजह से ऊपर जा रही है। देखो यहाँ तक जो बाय किया था वो तो समझ आई, लेकिन अब ये जो प्राइस ऊपर जा रही है ये लोगों की बाइंग की वजह से जा रही है, जो कि उन्होंने ये देख के बाइंग स्टार्ट कर दी है। तो प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से ऊपर जाती है या नीचे आती है, फिर न्यूज़ डजेंट मैटर जो भी आई है, अगर तो बाइंग पोटेंशियल आ रहा है मार्केट में, फिर चाहे वो ग्रीड की वजह से आ रहा है, चाहे जिस भी वजह से आ रहा है, प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है। हाँ, मार्केट बाद में अपने आप को करेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो एक जो बोगस बाइंग कह लो मार्केट में आई हुई थी, सिर्फ ये देखते हुए कि प्राइस ऊपर जा रही है उसको मजीद बाय करो ताकि प्राइस मजीद ऊपर चली जाए, ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, ये हमारी बाइंग की वजह से ऊपर गई है, किसी और वजह से ऊपर नहीं गई। तो हो सकता है मार्केट अब नीचे गिर जाए। खैर ये चीज़ें वक्त के साथ साथ, अभी शायद आपको ये मेरी बातें समझ भी ना आए, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि बाय द रूमर और सेल द फैक्ट क्या होता है, मार्केट कैसे रूमर्स को बाय करती है, फैक्ट्स को सेल करती है। इसको समझाने के लिए ना मैंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखी हुई है। ये बात है 2013-14 की बात कह लो इसे, AUD और NZD के पेयर की। हम बात करेंगे न्यूजीलैंड डॉलर की, ज़रा ताकि फंडामेंटल्स की आपको समझ आए कि ये काम किस तरह करते हैं। क्यों नहीं आप इनकी हिस्ट्री में जाके कोई जस्टिफाइड रिज़ल्ट निकाल सकते, क्यों आपको आज से ही मज़ीद पास्ट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, फ्यूचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ना कि आप पास्ट में जाके फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो AUD NZD पेयर की एक बड़ी शानदार एग्जांपल है मेरे पास। डेफिनेटली मैंने इसको ट्रेड नहीं किया हुआ, उस टाइम पे मैं ट्रेड करता भी नहीं था। बुक्स पढ़ी हैं और हिस्ट्री देखी है, अलग अलग एग्जांपल्स देखी हैं, उनमें से जो अच्छी लगी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को भी समझ आए, जिस तरह मुझे इन चीज़ें पढ़ने के बाद समझ आई कि यार ये मार्केट या फंडामेंटल्स काम किस तरह करते हैं। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे काफ़ी बुरी तरह के, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा इनके बारे में, नहीं भी सुना तो कोई मसला नहीं है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ठीक ठाक किस्म के। तो उन क्राइसिस को देखते हुए ना ये रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड का सेंट्रल बैंक है, उसने ना अपने रेट्स को कट किया था। रेट्स कट करना मतलब जिन रेट्स जो बढ़ाए हुए हैं उनको कम करना शुरू किया था, ताकि ज़्यादा पैसे की जो सप्लाई है वो मार्केट में जाना शुरू हो। इसको रेट कट साइकिल बोलते हैं, जब एक इंटरेस्ट रेट अपना बैंक नीचे लाना शुरू करता है। या फिर इसको ना, ये इसकी एक एडवांस टर्म भी है, समझ लो ज़रा इसको। क्वांटिटिव ईजिंग भी बोलते हैं। देखो रेट हाइकिंग साइकिल इस बैंक का स्टार्ट हो गया है, अगर मैं आपको कहूँ तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि इस बैंक ने अब अपने रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मीटिंग बाय मीटिंग ये अपने रेट्स बढ़ाएगा। तो आप जब तक वो रेट बढ़ा रहे हैं उसको, उस बैंक का, उस सेंट्रल बैंक का, उस करेंसी का रेट हाइकिंग साइकिल बोल सकते हो। जब एक सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहा होता है, ठीक है, जैसे आगे US डॉलर में अब ये वो रेट कट करने का जो साइकिल आना है, स्टेप बाय स्टेप, मीटिंग बाय मीटिंग अपने रेट्स को कट करेंगे, उसको रेट कटिंग साइकिल भी बोल सकते हो, उसको क्वांटिटिव ईजिंग भी बोल सकते हो प्रोफेशनल जुबान में। इसको अक्सर जगहों पे आप QE, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, क्वांटिटिव ईजिंग। ईजिंग का क्या मतलब होता है, हम QE कर रहे हैं, हम क्वांटिटिव ईजिंग कर रहे हैं, एक सेंट्रल बैंक का हेड कहता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को हम कम कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए पैसे का जो हसूल है उसको ईजी कर रहे हैं। मतलब हम अपने रेट्स कट करेंगे, आप लोगों तक ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। हमने पहले जो
वो किया हुआ था ना, एक किस्म का समझ लो टाइट किया हुआ था आप लोगों के लिए पैसा, कि इंटरेस्ट रेट्स हमने काफ़ी बढ़ा दिए हुए थे और आप लोगों के लिए मुश्किल किया हुआ था पैसा लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप ज़्यादा पैसा लें, पैसा ऑलरेडी मार्केट में बहुत सर्कुलेट कर रहा था। तो अब हम क्वांटिटिव ईजिंग स्टार्ट करने लगे हैं, मतलब पहले हमने जो टफ किया हुआ था काम आपके लिए, अब उसको ईजी कर रहे हैं, उसको क्यूई भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए क्यूई साइकिल, न्यूजीलैंड डॉलर का या किसी भी करेंसी का, यूएस डॉलर का क्यूई साइकिल चल रहा है, तो समझ जाना कि रेट कटिंग का साइकिल चल चुका हुआ है उनका। अपने रेट्स आहिस्ता आहिस्ता वो लोग नीचे ला रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा ही नीचे जाना शुरू हो गया था, वो टारगेट से भी नीचे जाना शुरू हो गया था डिफ्लेशन की तरफ। तो अब वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को ईजी कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा पैसा मार्केट में जा सके और इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर आ सके। ये एक प्रोफेशनल टर्म थी, तो बातों में से बात निकली, मैंने सोचा आपको बता दूं। कभी ये ना हो कि आप किसी वेबसाइट पे पढ़ के परेशान हो जाओ कि ये क्यूई क्या लिखा हुआ है, समझ जाना कि ये क्वांटिटिव ईजिंग है और इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था एयूडी और न्यूजीलैंड डॉलर के पेयर की। 2008 के क्राइसिस के बाद न्यूजीलैंड डॉलर, जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड था, ये क्या कहते हैं यार इसको, RBNZ, ये भी आपको अक्सर वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, समझ जाना कि ये रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है, NZ, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। तो उन्होंने 2008 के बाद अपने रेट्स कट करना शुरू किए थे, क्यूई साइकिल स्टार्ट किया था। और फिर 2011 के बाद भी ना वहाँ पे कुछ वो अर्थक्वेक्स वगैरह हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे। तो मज़ीद इन्होंने ना अपने रेट्स काफ़ी कम रखे हुए थे, काफ़ी कम रेट्स रखे हुए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूई किया हुआ था इन्होंने, क्वांटिटी जो ईजिंग है बहुत ज़्यादा की हुई थी और पैसे का फ्लो मार्केट में जा रहा था। अब 2013 के बाद ना, 2013 के बाद हालात ज़रा स्टेबल होना शुरू हुए, ठीक है, क्राइसिस वगैरह ख़त्म हुए, मुश्किल वक्त गुजरा। तो अब मार्केट ज़रा जो सिचुएशन है थोड़ी नॉर्मल साइड पे आ रही थी। अब ज़ाहिर है इतने अरसे से इन्होंने, इतने सालों से इतने कम अपने इंटरेस्ट रेट्स रखे हुए थे, तो पैसे का ठीक ठाक फ्लो था मार्केट के अंदर। तो अब इनको नज़र आ रहा था कि सिग्निफिकेंटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, अब वो बाउंस पकड़ रही है और अब जो इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। यहाँ पे RBNZ को फील हुआ कि अब क्योंकि हालात स्टेबल हो गए हैं तो हमें क्यूई ख़त्म करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ाने शुरू करने चाहिए, हाइकिंग साइकिल स्टार्ट करना चाहिए, ताकि अब जो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है हमारे टारगेट से काफ़ी ऊपर गया हुआ है। ज़ाहिर है जब इस तरह के क्राइसिस वगैरह आते हैं ना, तब इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात सेट होते हैं 2 4 5 साल और बाकी सब कुछ नॉर्मल पे आ जाता है। तो अब इन्होंने सोचा 2013 में कि यार हमें इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ाने चाहिए, लेकिन अभी नहीं, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, पहले स्टॉप करेंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं उसको, यार पहले भी बताया था आपको, नाम निकल गया था इनसे, एक तो ये अजीब बीमारी पड़ती जा रही है यार, नाम भूलने वाली, सॉफ्ट लैंडिंग, समझ रहे हो ना, सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है पहले रुकेगी, जाके थोड़ी देर उसी लेवल पे रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। हर बैंक का ये मकसद होता है कि एकदम से नहीं हमने वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना या कम कर देना, वो काफ़ी और फैक्टर्स भी वहाँ पे आके ना फिर तंग करना शुरू हो जाते हैं। तो अब हुआ क्या, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जो AUD NZD का चार्ट है। अब AUD को छोड़ो, मैंने एग्जाम्पल इस चार्ट की ली हुई है, ठीक है, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। अगर न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, मेरी बात का जवाब दो, अगर न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो ये पेयर कहाँ जाएगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता है कि अगर न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाला पेयर नीचे जाएगा। न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा मतलब कम न्यूजीलैंड डॉलर देने पड़ेंगे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। तो अगर AUD NZD नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सही है। तो अब
हम यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की एग्जांपल को AUD NZD के चार्ट के अंदर देखेंगे कि हमें क्या बिहेवियर नज़र आया था। अब जाहिर है वहाँ का बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, न्यूजीलैंड डॉलर का बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा और ये AUD NZD पेयर नीचे जाना शुरू होगा। अब होता क्या है, मैं आपको ना ये तब का चार्ट मैंने आपके लिए ओपन करके वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पता है कौन, ये डेली चार्ट है AUD NZD का, ठीक है। और इस जगह पे सबसे पहले आपने देखना है, ये टाइम है जुलाई 2013 का। जुलाई 2013 जब उन्होंने ये डिसीजन करना शुरू किया कि हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने चाहिए, तो यहाँ पर जुलाई 2013 में इनकी एक मीटिंग थी, सेंट्रल बैंक मीटिंग जो सी होती है। इस मीटिंग में इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए। ज़रा गौर करो यार, यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं, लेकिन एक कमेंट दिया, अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ लिखा, वो था कि ऑल्दो रिमूवल ऑफ मॉनेटरी स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है ना, कि हमने इजी किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम किए हुए हैं, इसको मॉनेटरी स्टिमुलस भी बोलते हैं, QE बोल लो, मॉनेटरी स्टिमुलस बोल लो। तो वो कहते हैं कि ऑल्दो रिमूवल ऑफ मॉनेटरी स्टिमुलस विल लाइकली बी नीडेड इन द फ्यूचर। मतलब ये कि मॉनेटरी स्टिमुलस का जो रिमूवल है उसको ख़त्म करना हमें फ्यूचर में पड़ेगा, बट वी एक्सपेक्ट टू कीप द OCR। OCR क्या है, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को OCR बोलते हैं। किस वजह से बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, आपको भी नहीं पता होना चाहिए, बस न्यूजीलैंड डॉलर का बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को OCR बोलता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट टू कीप द OCR अनचेंज्ड थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये कि 2013 के जुलाई में उनकी ये मीटिंग हुई, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कह दिया कि फ्यूचर में हमें जो आप लोगों को QE दिया हुआ है ना, मॉनेटरी स्टिमुलस दिया हुआ है, अपने इंटरेस्ट रेट जो हमने कम किए हुए हैं वो फ्यूचर में हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन हम ये 2013 का पूरा साल अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले। बस इतना कहने की देर थी उनके। ये देखो उस मीटिंग के बाद डेली चार्ट है AUD NZD का, कैसे न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है और ये पेड़ नीचे गिरना शुरू हुआ है। आगे कितने अरसे तक आप देखो, यहाँ पे कहीं पे जुलाई 2013 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और अभी सिर्फ स्टेटमेंट दी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, लेकिन मार्केट ने अभी से उसको प्राइस इन करना शुरू कर दिया। ये क्या था, ये एक रूमर था ना, एक अफवाह थी कि हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि जो आपको QE दिया हुआ है हमने उसको ख़त्म करेंगे। मतलब हो सकता है इंटरेस्ट रेट जहाँ पे हैं अभी उनको थोड़ा रोक के रखें, उसके बाद देखेंगे। मतलब रोक के रखना है, इसका मतलब यही है ना कि आगे ये बढ़ाएंगे, और वहाँ पे हालात भी उस टाइम कुछ और डेवलप हो रहे थे, इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा था, सबको समझ आई। यहीं से अभी जुलाई है 2013 का, पूरा साल पड़ा हुआ है, 6 महीने पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा 2013 में हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन स्टिल ट्रेडर्स ने उसको बेचना शुरू कर दिया, AUD NZD को, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर को खरीदना शुरू कर दिया। बाकी पेयर्स में भी न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ होगा डेफिनेटली, हम इस पेयर की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गिरती रही मार्केट, यहाँ पे आके ज़रा थोड़ा मामला ठंडा होना शुरू हुआ। उसके बाद एक ये वाली मीटिंग आती है, ये भी एक मीटिंग है। इस मीटिंग की स्टेटमेंट सुन लो। इस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ एक ये स्टेटमेंट दी, ये सितंबर 2013 की मीटिंग है, सितंबर 2013, ठीक है। ये जुलाई 2013 की मीटिंग थी, ये सितंबर 2013 की मीटिंग है। उसमें ये लोग कह रहे हैं OCR इंक्रीजेज विल लाइकली बी रिक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर। हम अपने OCR को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा अगले साल। ये था उस मीटिंग का दिन। उसके बाद देखो फिर से न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, अभी बढ़ाया नहीं है,
मार्केट यहाँ पे क्या सोच रही है कि इसका मतलब था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। यहाँ पे दोबारा इन्होंने ये स्टेटमेंट यूज़ की है, मतलब एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना, अब कई दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। मार्केट ने फिर से उसको प्राइस इन किया, न्यूजीलैंड डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। अगले कितने दिनों तक न्यूजीलैंड डॉलर नीचे गिरा, फिर से मार्केट करेक्शन के लिए ऊपर आई है। और फिर यहाँ पर एक और उनके बैंक की मीटिंग आ गई। ये उनकी मीटिंग थी अक्टूबर 2013 की, सितंबर से आगे बाद में जो मीटिंग आई है, इसमें भी उन्होंने सेम स्टेटमेंट दी है कि although we expect to keep the OCR unchanged in 2013, OCR increases will likely be required next year। अभी फिर से वही बात कही जा रहे हैं, पहले भी 2 मीटिंग्स में इसी तरह की बात की है, अभी फिर से वही बात कर रहे हैं कि बेशक हमने 2013 के अंदर अपने इंटरेस्ट रेट्स को नहीं छेड़ना, लेकिन अगले साल में हमें छेड़ना पड़ सकता है, हम उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाया नहीं है यार अभी भी। और देखो वहां से फिर तीसरी दफा जब ये आई है स्टेटमेंट, तो कैसे न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है। यहां पे फिर एक और मीटिंग आ गई उनकी। समझ आ रही है मेरी बात की? यहां पर ये दिसंबर 2013 की मीटिंग थी, इस एरिया में कहीं पे कोई एक दिन था यहां पे उस मीटिंग का, ठीक है। इस मीटिंग में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? द बैंक विल इंक्रीज द OCR एज नीडेड इन ऑर्डर टू कीप फ्यूचर इन्फ्लेशन नियर द 2% टारगेट पॉइंट। बैंक अगले साल इन्फ्लेशन को अपने टारगेट पॉइंट 2% तक रखने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। दिसंबर 2013। देखो यार वो कैसे नीचे गिरता रहा। इसमें कितनी की मुश्किल बात थी, मुझे बताओ। इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं है। हो सकता है अब यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर को लेके इस पूरे जितने भी महीने गुजरे हैं, 6 महीने, कई नेगेटिव न्यूज़ भी आई हों। न्यूजीलैंड डॉलर ने उन न्यूज़ को देखते हुए वीक होना चाहिए था, नहीं। ये न्यूज़ काम कर रही है कि भाई अगले साल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, अभी से सेल कर लो, मतलब अभी से न्यूजीलैंड डॉलर को बाय कर लो। समझो जरा इसको यार, बाय द रूमर। उन्होंने न्यूजीलैंड डॉलर को बाय करना शुरू किया। मैं बता चुका हूं न्यूजीलैंड डॉलर को बाय करने का मतलब ये है कि ये वाला चार्ट नीचे जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर को यहीं से उन्होंने बाय करना शुरू किया। फिर मीटिंग बाय मीटिंग, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, रूमर बाय रूमर, वो लोग उसको बाय करते ही आए हैं। और कितना अरसा तक एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे AUD में चलता रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होता रहा है। इस अरसे में कई नेगेटिव न्यूज़ भी आई होंगी न्यूजीलैंड डॉलर को लेके। हो सकता है ये ऊपर जो गया है कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से आया हो, लेकिन स्टिल जब भी वो क्या कहते हैं उसको, टुचकी छोड़ते थे, फिर नीचे गिरता था। जब छोड़ी फिर नीचे गिरा। इतना आसान है फंडामेंटल्स को ट्रेड करना, अगर आपको मार्केट के सेंटीमेंट का पता है और आपको ये पता है कि बाय द रूमर सेल द फैक्ट। मार्केट यहां पे रूमर्स को बाय करती जा रही है, ठीक है। रूमर्स ही है ना, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं है। और ये पता है कब की बात है? ये कैंडल्स हैं मार्च 2014 की। ये था दिसंबर 2013 जब ये मीटिंग हुई। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होता रहा, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मार्च 2014 फाइनली उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। फाइनली न्यूजीलैंड डॉलर के बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। और मीटिंग बाय मीटिंग वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहे। मीटिंग बाय मीटिंग वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहे। न्यूजीलैंड डॉलर वीक होता रहा। यहां से पहला उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया और आगे कई मीटिंग्स में थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहे, लेकिन न्यूजीलैंड डॉलर तो वीक होता जा रहा है। अब आपने अगर उस हाइकिंग साइकिल को यहां से देखना शुरू किया होता इस पेयर में, तो आप कहोगे न्यूजीलैंड डॉलर को तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये तो उल्टा वीक हो रहा है, ये पेयर ऊपर जाता जा रहा है AUD NZD का। मेरे भाई
ये थे वो रूमर्स। समझो इनको, मार्केट ऐसे काम, इसको बोलते हैं बाय द रूमर। रूमर को बाय कर लो, न्यूजीलैंड डॉलर को बाय कर लो, जब फैक्ट आए तब सेलिंग स्टार्ट कर देना। यहां पे लल्लू पंजू ट्रेडर्स आ जाते हैं सर पकड़ के कि हमें नहीं समझ आ रही फंडामेंटल एनालिसिस की। भाई करोगे तो समझ आएगी, वैसे नहीं आने वाली। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री में जाके इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, हिस्ट्री में कोई पॉजिटिव डाटा आया या नेगेटिव डाटा आया है, उसको जाके चार्ट पे देखने की कोशिश करोगे, हो सकता है मार्केट ने ऑपोजिट मूव किया हो, वहां पे क्या कहोगे? मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हें तब का सेंटीमेंट ही नहीं पता मार्केट का क्या बना हुआ था। तुम्हें पता ही नहीं तब मार्केट में क्या रूमर्स फैले हुए थे, और मार्केट तो बाय द रूमर सेल द फैक्ट पे काम करती है। समझ आई मेरी बात की? तो आज से ही फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करो, आज से देखना शुरू करो कि आगे क्या होता है। भूल जाओ पास्ट को, क्या होता रहा है नहीं उसकी समझ आनी। आगे अपनी एक जर्नी बनाओ, अपनी मूवी को आज से स्टार्ट करो। आज देखो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, नहीं समझ आएगी, कल भी नहीं समझ आएगी, हफ्ता 2 3 4 नहीं समझ आएगी। 2 3 महीने गुजार लिए इस हार्ड वर्क के साथ, तुम जैसा ट्रेडर कोई नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ यार ये बात, अगर तुमने इस चीज़ का हक अदा कर दिया। तो ये जो चीज़ें सीखी हैं इनको आज से ही, फिर आगे जो भी हुआ है चार्ट के अंदर, वो आगे अपने अलग उनके सेंटीमेंट डेवलप होते रहे मंथ बाय मंथ, और जो भी वो होता रहा वो मुझे नहीं पता भाई क्या था। ठीक है, मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था, मैं उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। ये मैंने हिस्ट्री देखी हुई है, एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं, उनको चार्ट पे जाके देखा हुआ है, समझा हुआ है उन्हें, और आपको यहाँ पे भी आके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इस तरह से मार्केट काम करती है। यार ये आसान चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मैं आपको कोई गिद्दर सिंगी कोई घोल के नहीं दे सकता कि ये पी लो अब तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पण निकल आएंगे। निकालने पड़ेंगे, तुम्हें खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जो न्यूज़ ट्रेडिंग है ना, हमारे सीनियर्स बताते हैं कि पहले बहुत आसान हुआ करती थी, लेकिन अब वो कहते हैं जी वो गुड डेज़ जा चुकी हैं जब से मार्केट ये तरक्की कर रही है। दिन ब दिन मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नया कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जैसे अब रोबोट्स हैं, वो बहुत तंग करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि रोबोट्स कैसे, उनको ऑलरेडी वो बड़े बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड्स की तरफ से सेट किया होता है कि इतना डाटा आए तो विद इन मिली सेकेंड्स वो बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। वो सीनियर ट्रेडर्स बताते हैं कि पहले हमें पता होता था कि अगर NFP पॉजिटिव आई है ना, और ज़्यादा पॉजिटिव आ गई है, तो हमें 2 3 4 मिनट मिल जाते थे US डॉलर को बाय करने के लिए, और हम करते थे, और हमारे ठीक ठाक लॉसेस कवर हो जाते थे। कहते हैं अब तो हम चाह के भी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि रोबोट्स लगे हुए हैं पीछे। वो इतने इतने बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं कि वो विद इन सेकेंड मार्केट वो शूट करके ऊपर पहुंची होती है। उसके बाद फिर हमें आगे एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ जी अब हमने आगे क्या करना है। तो स्टिल वो लोग ट्रेड करते हैं, स्टिल न्यूज़ ट्रेड करते हैं, लेकिन उन्होंने बदलते वक्त के साथ साथ खुद को एडोप्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एडोप्ट करो, एडोप्ट और डाई, ये वाला हिसाब है। मार्केट ने दिन ब दिन डेवलप होते रहना। और फिर इन्हीं रोबोट्स वगैरह की वजह से जो कंपटीशन था ना, पहले तो कंपटीशन इंसानों में था ना, कि जिसके पास न्यूज़ का डाटा पहले पहुंच गया उसने पहले बाय कर लिया, अच्छे रेट के ऊपर बाय कर लिया या सेल कर दिया, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ के मुताबिक। लेकिन अब तो जो कंपटीशन है वो तो मिली सेकेंड्स के अंदर है, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर है। ठीक है, तो उनका इंसान मुकाबला नहीं कर सकते। तो मज़ीद आपको अपना जो नॉलेज है उसको थोड़ा वाइड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, और आगे देखने के लिए कि अब मार्केट किस तरह का रिएक्शन दे सकती है और लॉन्ग रन में अब कौन सा ट्रेंड पकड़ सकती है। आपको तब ही पता होगा जब आपको ओवरऑल कंडीशंस का पता होगा। अब आपको हर करेंसी की ओवरऑल कंडीशन का अंदाज़ा नहीं लगाना। मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है, सिर्फ US डॉलर का हिसाब रखो कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा अभी गिरो, उठो गिरो, उठो गिरो, थोड़ी सी रगड़ें लगवाओ, फिर देखना तुम फिर एक सही वो सोल्जर बनोगे।
और अब ऐसी भी बात नहीं है कि ये रोबोट्स मार्केट में हैं तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं उठाता हूँ, स्टिल उठाता हूँ, कई ट्रेडर्स उठाते हैं। देखो कई तरीके हैं, कई मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया है ट्रेड द एक्सट्रीम डाटा। एक्सट्रीम डाटा मतलब जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा आ गया हो। डाटा देख के आपको आइडिया हो जाएगा ना, इतनी तो लॉजिक सब फॉलो कर सकते हो आप कि एक्सट्रीमली बुरा आया है या एक्सट्रीमली अच्छा डाटा आ गया। मार्केट का सेंटीमेंट भी आपको पता होगा उस टाइम क्या बना। और इस एक्सट्रीमली पॉजिटिव या नेगेटिव डाटा को ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस डाटा का पूरा एक ग्रिप हो उसके ऊपर कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है और ये किन किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। सेंट्रल बैंक इस टाइम उस मुल्क का क्या सोच रहा है, इस डाटा को देखते हुए उस मुल्क का सेंट्रल बैंक का हेड क्या सोचेगा कि आगे क्या करना है। एक सेंट्रल बैंक के हेड की तरह सोचो इस डाटा को देखते हुए। और फिर उसके बाद एक दूसरा मौका भी मिलता है आपको बड़ा शानदार। यार ये मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बीट दी एल्गोज। रोबोट्स को बीट कैसे करना है, रोबोट्स की कमज़ोरी है, उनके पास सोचने समझने की सलाहियत कोई नहीं है। हेडलाइन न्यूज़ पॉजिटिव आई है, बाकी ओवरऑल न्यूज़ आपको देख के पता चल रहा है कि ये करेंसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो आप उस रैली को जो इंस्टेंटली जो नी जर्क रिएक्शन उसको बोलते हैं ना, न्यूज़ के फ़ौरन बाद जो आया बाइंग का, आप उसको यूज़ कर सकते हो अब सेलिंग के लिए सिर्फ तब जब आपको पूरी वेल अंडरस्टैंडिंग हो उस न्यूज़ की कि हाँ जी ये हेडलाइन नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं या इसकी डिटेल्स क्या बता रही हैं, और ओवरऑल लॉजिकली एक सेंसिबल तरीके से आपको पता चले कि इस न्यूज़ का एक्चुअली मतलब क्या है और ये वाला जो मूव है ये गलत मूव है, ये रोबोट्स हैं। आप यहाँ से इनको बीट कर, क्योंकि देखो उन्होंने इवेंचुअली अपने जो ऑर्डर्स हैं ना वो बंद करने ही करने हैं, टीपीज उनके हिट होंगे, उनकी वैसी ट्रेड्स बंद हो जानी है। ठीक है, बाइंग पोटेंशियल खत्म हो जाना है मार्केट का यहाँ पे आके। उसके बाद रैशनल ट्रेडर्स ने आना है, सोचने समझने वाले ट्रेडर्स ने आना है और यहाँ से इसको सेल करना शुरू करना है। वक्त के साथ साथ आपको इस तरह के कई मौके मिलने वाले हैं अगर आपने डू द वर्क किया होगा। और ये खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए अगर आप नौसिखिए लेवल के ऊपर ही ये समझ लो कि हाँ जी मुझे समझ आ गई है, ठीक है अब मैं कर सकता हूँ। तो एक टाइम स्पेंड करो मार्केट के साथ, पहले एक दो न्यूज़ को इमेजिनरी ट्रेड करके देखो, ट्रेड ना लगाओ या डेमो पे ट्रेड लगा के देखो, इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करो, देखो कि आप कितने पानी में हो, आपका एनालिसिस किस हद तक ठीक साबित होता है। रियल अकाउंट्स पे आप लोगों ने अभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि फंडामेंटल्स को देखते हुए न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर आ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ कुछ अर्सा प्रैक्टिस के बाद आप टेक्निकल्स जो आपने सीखी हैं उन पे रहते हुए और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स की नॉलेज के साथ रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्पेशली इस तरह की ट्रेडिंग अभी से रियल अकाउंट पे करोगे, अभी बता रहा हूँ अकाउंट वॉश होगा और कुछ भी नहीं होना। अच्छा अब देखो ना यहाँ पे किधर गया यार, ये क्या मसला है यार। ये देखो गुड न्यूज़ आई, हेडलाइन गुड आई, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है। मतलब गुड न्यूज़ आपके हिसाब से जो गुड न्यूज़ थी, जो आपने डीपली जाके नहीं देखा, जो कि एक्चुअली बैड थी मार्केट के लिए, वहाँ पे मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई, रिवर्स हो गई न्यूज़ के बाद। और स्पेशली आप कहते हो जी ये तो एक गुड न्यूज़ थी। तो रिवर्सल एक जो आया है वो किन वजहों से आ सकता है। पहली वजह तो मैंने आपको बता दिया ना कि पहले ये ऊपर क्यों गया और उसके बाद रिवर्सल क्यों आया, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट था, जो ओवरऑल ब्रॉड इकोनॉमिक लेवल्स के ऊपर जो उस न्यूज़ का मतलब था वो नेगेटिव था। एक और वजह भी हो सकती है, पहली तो ये अच्छी वजह थी ना कि चलो ठीक है ये समझ आती है लॉजिकल। एक और वजह भी हो सकती है कि मार्केट ठीक है नीचे गिरी है लेकिन अब गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर मार्केट नेगेटिवली नीचे गिरती ही जा रही है। तो मैं इसका जवाब लेक्चर के स्टार्ट में आपको दे चुका हूँ। न्यूज़ ट्रिगर करती है प्राइस मूवमेंट को और फिर प्राइस मूवमेंट ट्रिगर करती है
मज़ीद सेलिंग को या मज़ीद बाइंग को। वहाँ पे ट्रेडर्स का लालच इन्वॉल्व हो जाता है मार्केट के अंदर। ये वो मौके होते हैं जब मार्केट ट्रेडर्स फियरफुल हुए होते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका लालच इन्वॉल्व हुआ होता है, वो मजीद करते रहते हैं सेलिंग। ठीक है, ले लो भागते चोर की लंगोटी सही, नीचे जा रही है जाती रहे, इसको सेलिंग पे लगा के रखो। आम ट्रेडर्स, बाकी ट्रेडर्स यहाँ पे फियरफुल हो जाते हैं कि यार ये चल क्या रहा है। डेफिनेटली आप डरते किसी चीज़ से तब हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती। अब इस मूव की आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ पे आपने वाई पे फोकस नहीं करना, वट पे फोकस करना है। यकीन मानो घुस जाओ यहाँ पे सेलिंग में, स्पेशली जब बाकी आपके इर्द गिर्द ट्रेडर्स परेशान हुए हुए हैं, डरे हुए हैं कि यार दिस मेक्स नो सेंस। आप वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो लार्ज सेलर्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं और अभी उनका ग्रीड का फैक्टर काम कर रहा है। याद रखना, मार्केट ने बाद में वापस ऊपर उठ ही जाना है। डेफिनेटली मार्केट वापस ऊपर उठेगी। जो भी बाद में हालात डेवलप होंगे आप बाद में स्टडी करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या है। लेकिन जो हो रहा है उसको थोड़ा सा कैश कर लो। इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं। और अब मुझे पता है आपको भी ये सब सुनने के बाद आप कह रहे होगे कि इस तरह के मौके ना ही आए तो बेहतर है, इस तरह का कुछ ना ही हो तो बेहतर है। एक लेवल पे जाके आप इस तरह के मौक़ों का लिटरली इंतज़ार करोगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा फियरफुल हुई हो और आप उस फियर से फ़ायदा उठा सकें ग्रीडी बन के। लेकिन बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, टाइम चाहिए, पेमेंट चाहिए जो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जी, एक और क्या है, हाँ जी, सेंट्रल बैंक्स। देखो, एक सेंट्रल बैंक में खुद को स्पेशलाइज करो, सिर्फ एक सेंट्रल बैंक में। ठीक है, यूएस डॉलर में कर लो, यूरो में कर लो, जिस मर्जी में कर लो। अभी एक सेंट्रल बैंक के बारे में स्टडी करना शुरू करो। उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ या जो बाकी वेबसाइट्स आपको बताई हैं उनके बारे में देखना शुरू करो। कोई सेंट्रल बैंक के किसी मेंबर की कोई स्पीच आ रही है, उनके हेड की कोई स्पीच आ रही है, उसको समझो। नहीं समझ आती फिर भी देखते रहो, डीट बन के देखते रहो। आपको कुछ ना कुछ लाजमी वहाँ से बहुत कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या उस मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या उस मुल्क में इन्फ्लेशन चल रहा है, ईयरली क्या चल रहा है और मंथली क्या चल रहा है, वहाँ पे जॉब्स के हालात क्या चल रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के हालात क्या चल रहे हैं। और ये सब देखते हुए उसके सेंट्रल बैंक के अंदर आजकल उन मेंबर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करने पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने पे। लाजमी है, सेंट्रल बैंक्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये आपके कितने शानदार दोस्त बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट के अंदर और कौन सी चीज़ अभी प्राइस्ड इन नहीं है। आप सेंट्रल बैंक की जब मीटिंग होती है, आप लिटरली कभी कभार ऐसे मौके आएंगे आप उस मीटिंग के लिए तैयार होके बैठ सकते हो। एक साइड पे आपने सेंट्रल बैंक की मीटिंग ओपन की होगी, एक साइड पे आपने अपना चार्ट ओपन किया होगा, उस मीटिंग को आप ट्रेड कर सकते हो। पता है कब ऐसे मौके आते हैं? जब फ़र्ज़ करते हैं एक मीटिंग है आज सेंट्रल बैंक की और मार्केट ने प्राइस इन किया हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक। मार्केट ने प्राइस इन किया हुआ है कि ये लोग 50 बेसिस पॉइंट्स अपना रेट बढ़ाएंगे। अब 50 ही बढ़ाते हैं तो आपको भी पता है कि कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर आपने डीपली स्टडी की है, डीपली कुछ चीज़ों को समझा है, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डीपली आपने कैसे जाना, जब जाओगे आपको पता चल जाएगा कि डीपली जाना कैसे है। ठीक है, तो आपको उस डीप स्टडी के बाद ऐसे लगता है कि हाँ यार वाकई 50 ही बढ़ाएंगे, तो फिर कोई मकसद नहीं है सेंट्रल बैंक के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार होने के लिए उस मीटिंग में। हाँ, वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा कि 50 बेसिस पॉइंट्स रेट बढ़ चुके हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं आएगी मार्केट के अंदर। उसके आधे घंटे के बाद सेंट्रल बैंक की वो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वो उसके जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को देखते हुए, पॉजिटिव कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर
इंस्टेंटली उस करेंसी को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाय कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सेल कर सकते हो। लिटरली वो जैसे ही अभी मैं कहता हूँ जेरोम पोल स्टेज पे है और उसने कोई हॉकिश कमेंट्स पास किए हैं, आके देखना कैंडल्स शूट करेंगे ऊपर की तरफ M15 चार्ट पे या M30 चार्ट पे, छोटे चार्ट के ऊपर आप ठीक ठाक उस मूवमेंट को कैश कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड से बाहर आ सकते हो। और उसके बाद थोड़े से उसने नेगेटिव कमेंट्स कर दिए, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? जब आपको उसकी बातें समझ आ रही होंगी। बातें कैसे समझ आएंगी? जब बातें सुनोगे, जब बातें सुनोगे तो समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। शुरू शुरू में समझ नहीं आएगी, मुझे पता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप जो भी हो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे उसकी बातों को समझने का। लिटरली आप निकाल लोगे। अभी आपको बेशक लगता है कि मैं शायद नहीं समझ पाऊंगा, या आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या सबटाइटल्स नहीं पढ़ने आते, आप कर लोगे। जो अगर आपने कोई काम करना है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके, ठीक है। तो आप उन मूवमेंट से ठीक ठाक पैसा बना सकते हो सिर्फ उस शर्त पे कि अगर आपको पता है कि वो क्या बोल रहा है और इसका मतलब क्या है। याद है ना मैंने वो ट्रांजिटोरी इन्फ्लेशन वाली आपको बात बताई थी? तो मेरे भाई याद रखना, अगर तो आज एक सेंट्रल बैंक की मीटिंग है और डीप स्टडी करने के बाद आपका ओपिनियन मार्केट के ओपिनियन से थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है, आपको लगता है कि 50 नहीं ये लोग 75 बेसिस पॉइंट्स अपना रेट बढ़ाने वाले हैं, तो मेरे भाई अब 75 अगर उन्होंने बढ़ा दिया और मार्केट ने प्राइसिंग नहीं किया हुआ था, ये एक सरप्राइज है मार्केट के लिए, सेंट्रल बैंक का सरप्राइज। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस टाइम करेंसी ने पागलों की तरह ऊपर जाना है, पागलों की तरह उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होनी है। उसके पीछे कोई रोबोट्स नहीं है, उसके पीछे कोई वो चक्कर नहीं है, ये एक्चुअल ट्रेडर्स हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से। जब भी आपको कोई सरप्राइज मिलेगा, मार्केट आपको धोखा नहीं देगी, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। बस आपको वो सरप्राइज पहचानना आता हो। कब पहचानोगे? जब आपने बैकग्राउंड पे काम किया होगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक का सरप्राइज मैं कहता हूँ आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ये एमी नहीं, हर टाइम नहीं मिलता। और अक्सर मैंने खुद इस तरह के सरप्राइजेस को ट्रेड किया हुआ है, मुझे पता होता था। ये एग्जांपल मैं अपनी ही एक एग्जांपल में से आपको निकाल के दे रहा हूँ कि जब मार्केट ने 50 एक्सपेक्ट किया हुआ था, प्राइसिंग किया हुआ था रेट हाइक, मुझे पता था ये 75 पे जाना है। ये यूरो के एक रेट हाइक की बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम पे हुआ था। मुझे पता था कि ये इन्होंने बहुत लेट कर दी है, मार्केट 50 प्राइसिंग कर रही है, ये एटलीस्ट 75 बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन के हालात चल रहे थे मुझे आइडिया था। और उस दिन मैंने अच्छे अच्छे डॉलर्स बनाए थे सिर्फ चंद ही मिनटों में, ठीक है। उसके मूव के ऊपर, उस करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने के ऊपर कि यार यहाँ पे हमें एक सरप्राइज मिला है, ठीक है। इन सरप्राइजेस के पीछे आपको पता है वजह क्या होती है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो सेंट्रल बैंक जब सरप्राइज देता है ना तो स्मार्ट मनी भी उस सरप्राइज के, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो हेज फंड्स वगैरह, वो भी उस सरप्राइज के हक में ही उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ सेंट्रल बैंक का, अब ये तो मीटिंग थी ना, वो मीटिंग में ऑलरेडी आपको पता होता है कि क्या एक सेंटीमेंट बना हुआ है। आप भी अपना एक कॉन्ट्रेरी सेंटीमेंट बना सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया था। तो ये तो एक फिक्स्ड मीटिंग थी कि हाँ जी इस डेट पे आनी है, इस डेट पे ये कुछ हो सकता है। सेंट्रल बैंक की जो स्पीचेस होती हैं वो आपको बहुत शानदार, मैं कितनी दफ़ा आपको बताऊं यार, आप कहोगे कि पता नहीं मैं क्यों इस चीज़ के ऊपर इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। यार ये आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स दे के जाने वाली हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने अपनी कैरियर के ज़्यादा बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स हैं ना वो इन्हीं चीज़ों से बनाए हुए हैं। सडन प्रॉफिट्स बनाए हुए हैं, वो सडन नहीं थे। उन सडन के पीछे मेरी ठीक ठाक मैंने रगड़ा हुआ था अपना आप, सही है। स्पीचेस, जब एक स्पीच, रोबोट स्पीच सुन रहा है, रोबोट को कुछ समझ आनी है उस स्पीच की क्या कह रही है, उसके इस कहने का क्या मतलब है, ठीक है। रोबोट को जेरोम पोल की शक्ल देख के अंदाज़ा होना है कि आज ये मुझे लग रहा है कि कोई हॉकिश कमेंट्स देने वाला है, आज इसका मुंह ज़रा बिगड़ा हुआ है। रोबोट स्पीचेस नहीं सुन सकते, ये एक
प्योर सरप्राइजेज होते हैं। अपनी स्पीचेस के अंदर अगर सेंट्रल बैंक ने कुछ ऐसा कह दिया जो मार्केट के सेंटीमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यार टूट पड़ो। मार्केट अगर उसने नेगेटिव कमेंट्स दे दिए, टूट पड़ो सेलिंग के अंदर, आंखें बंद करके टूट पड़ो यार। ऐसा आपको कोई कहेगा कभी? लेकिन आपको बैकग्राउंड सही पता होना चाहिए, एक पूरी ग्रिप होनी चाहिए आपकी, आपको उसके वर्ड्स का मतलब पता हो। सेंट्रल बैंक के सरप्राइजेस के ऊपर आपको जो मूव्स मिलते हैं ना, वो कभी भी फेड नहीं हो सकते, वो कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते। उन चंद मिनटों में या एक आधे घंटे में आप ठीक ठाक उन सरप्राइजेस के ऊपर पैसा बना सकते, क्योंकि वहाँ ना कोई रोबोट्स इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे बाकी सारे ट्रेडर्स उसी हक में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं जिस हक में आपको ये वाला सेंट्रल बैंक की तरफ से सरप्राइज मिला है। स्पीचेस के अंदर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, बहुत सारे। वो याद है ना, मैंने वर्बल इंटरवेंशन की बात की थी कि सेंट्रल बैंक का हेड आके वर्बली इंटरवीन करता है मार्केट में कि यार मुझे ये लग रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ताकि ट्रेडर्स ऑटोमेटिकली उसको बाय करके, इसको ये भी बोलते हैं टॉकिंग अप या टॉकिंग डाउन देयर करेंसी। अगर एक सेंट्रल बैंक आके अपनी करेंसी के बारे में हॉकिश कमेंट्स दे रहा है हेड उसका, तो वो अपनी करेंसी को टॉकिंग अप कर रहा है, मतलब सिर्फ बात करके ही अपनी करेंसी को ऊपर लेके जाना चाहता है। उसको पता है ट्रेडर्स बाय कर लेंगे, ठीक है। और टॉकिंग डाउन, अपनी करेंसी को थोड़ा सा वीक करना चाहते हैं तो आके कुछ डविश कमेंट्स दे देंगे, वो सिर्फ टॉक करने से ही करेंसी नीचे चली जाएगी। तो इस टॉकिंग के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर आपको इसकी समझ आना आ जाती है, सीख लेते हो आप। और कभी कभार फिर ऐसे होता है कि एक मुल्क में हालात कुछ डेवलप हुए हुए हैं, आप बेहतर जानते हो क्या हालात डेवलप हुए हुए हैं जब काम कर रहे होगे, और उन हालात के दरमियान एक सरप्राइज स्पीच आ जाती है, सरप्राइजिंगली एक न्यूज़ आ जाती है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि कल सुबह 10 बजे ये इस सेंट्रल बैंक के हेड स्पीच करने के लिए आ रहे हैं। अब यार यहाँ पे आप याद रखो कि ये स्पीच आपकी ज़िंदगी की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीच हो सकती है, क्योंकि हालात भी कुछ उस तरह के डेवलप हुए हुए थे। तो अब वो स्पीच करने के लिए वो बंदा आ रहा है, उस स्पीच का मकसद ही ये है कि वो अपनी करेंसी को टॉक अप या टॉक डाउन करना चाहता है, और उसमें वो लाजमी करेगा। एवं नहीं, उसने ये सरप्राइज स्पीच रखी है, ठीक है। मैंने कई इस तरह की सरप्राइज स्पीचेस को ट्रेड किया हुआ है, और मैंने नहीं, कई ट्रेडर्स ने किया हुआ है जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सही है। तो कभी कभार ऐसा होता है, वरना जो स्पीचेस होती है ना वो ऑलरेडी मेंशन्ड होती है कि इस टाइम इस बंदे ने यहाँ बोलना है, वहाँ बोलना है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक स्पीच आ जाए कि जी अभी 2 घंटे बाद वो आ रहे हैं स्पीच कर। आपको कैसे पता होगा? न्यूज़ चैनल्स से पता होगा जो आपको बताए हुए हैं, वेबसाइट से पता होगा, हर टाइम मौजूद रहोगे मार्केट के पास, देखते रहोगे, तब ही आपको आइडिया होगा कि कब क्या होने वाला है या कब कौन सा सरप्राइज मिला है। और फिर उसके बाद अगर आप विजिलेंट रहते हो मार्केट के साथ, तो यार मैं आपको क्या क्या बताऊं, जियो पोलिटिकल इवेंट्स हो जाते हैं कुछ, कहीं पे कोई तूफान आ गया, कहीं पे कोई जंजला आ गया, कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई जंग लग गई है, तो न्यूज़ चैनल आपने खोला होगा तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये हो गया। तो करेंसी फर्ज करते हैं ऊपर जानी है उस जियो पोलिटिकल इवेंट के बाद, या नीचे गिरनी है, तो अभी इतना ही ऊपर गई होगी और आप यहाँ से बाय कर लोगे। जो बाकी लल्लू पंजू ट्रेडर्स हैं, वो करेंसी इतना ऊपर गई होगी, वो तब कहेंगे ये क्या हुआ है, अच्छा 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 ये हुआ है, ठीक 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 ठीक। बस आपने इन सबको कैश करना है। और मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन कई दफ़ा जब मैं वो ओपन कर, मैंने आपको बताया है मैं ब्लूमबर्ग वगैरह क्यों अपने पास हर टाइम ओपन करके रखता हूँ कि कभी भी उसके ऊपर रेड कलर में एक डब्बा बना हुआ आ जाए ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो मैं फ़ौरन आवाज़ ऊंची करता हूँ और देखता हूँ कि वो न्यूज़ किस पेयर को अफेक्ट कर सकती है। और कई दफ़ा मैंने पहले कई मूव्स को पकड़ा हुआ है जो मुझे विद इन सेकेंड्स पता चले कि इसका इफेक्ट फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर ये आ सकता है। मैं चार्ट ओपन करता था, आधा इफेक्ट आ गया होता था, ठीक है, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा कुछ तेज ट्रेडर्स बैठे हुए हैं भाई, जो प्रोफेशनल है ना, जो हेज फंड ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, वो ना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं बल्कि न्यूज़ चैनल वालों के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो बाय फोन या थ्रू एनी सोर्सेज, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं बाकी रिटेल ट्रेडर से तो ऊपर आ गया ना, क्योंकि ओपन किया हुआ था यार उसको अपने पास। तो
कई ऐसे ट्रेडर्स इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको अब इससे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकता कि अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखने का कितना फ़ायदा है इस मार्केट में। इन्फॉर्म्ड रखने का, सडन इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हो तो आप सडन प्रॉफिट्स बनाते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है वो क्या कहते हैं यार उसको, कि झटका नहीं है, कोई लक नहीं है, ये आपकी मेहनत है यार। अब महीना महीना आप लोगों ने मेहनत की है, अब इस तरह का एक झटका भी ना मिले आपको, ठीक है, इस तरह के कई मिलने हैं। यही है फंडामेंटल एनालिसिस। जब वो रशिया यूक्रेन वार चल रही थी ना, तो मैंने तो खैर उन मूव्स को काफ़ी मिस किया हुआ था। तो उन दिनों में जब वॉर चल रही थी, ऑलरेडी ऑयल की प्राइस ना काफ़ी ऊपर चली गई हुई थी, तो स्टिल उस जंग के बारे में ना मैं अपने पास न्यूज़ ओपन करके रखता था कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आए कि एक और हमला रशिया की तरफ से, एक और हमला, तो उस एक और हमले ने मुझे बता दिया कि जा जल्दी से ऑयल को बाय कर। उस एक और हमले ने ऑयल को और ऊपर यहाँ तक पहुँचा देना, यहाँ पे आके सेल कर दो, ठीक है। वो इस तरह से फिर सिचुएशंस काम करती हैं कि जी आज ये मजीद थोड़ी सी मजीद बिगड़ गई है सिचुएशन, तो वो करेंसी और ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी, जो भी कोरिलेशन बनता है उनका आपस में, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके हिसाब से बस इन्फॉर्म्ड रहने का आपको फ़ायदा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब आप अपने आप को डिसअपॉइंट कर लो ना, इन चीज़ों पे मेहनत करो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता यार। अब आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।